तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पुष्पा 2 मूवी का एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ कंटेनर जो होते हैं, शिप कंटेनर, उनका सीन दिखाया जाता है कि एक मशीन जो होती है उनको उतार रही है। और अगले सीन में ये पता चलता है कि जो कंटेनर है, ये जो सीन है वो जापान के बंदरगाह का दिखाया जा रहा है, जहां पर एक कंटेनर फूटता है और उसमें से फूटने के बाद जो है चंदन की लकड़ियां वगैरह जो बाहर निकलती है। उसके बाद वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो अपने मेंबर वगैरह को, सीनियर को, वहाँ के जो एक तरह से बदमाशी होता है वो उसको फोन करके बुलाते हैं। और वो लोग देखते हैं वहां पर कि जो कंटेनर फूटा है उसमें से एक आदमी की लाश निकली हुई है। और वो लाश को कहते हैं कि यार ये बंदा जिंदा है, इसको ऊपर टांग दो। ऊपर टांगने के बाद वो जितने भी गैंगस्टर वगैरह होते हैं वो उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे तुम्हें किसने भेजा है। वो उससे काफी सवाल जवाब करते हैं पर उससे कोई जवाब नहीं मिलता। अगले सीन में क्या होता है कि वो जो ऊपर से कूदता है और जितने भी गुंडे वगैरह होते हैं उनके ऊपर उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। और जैसी फिर एंट्री होती है हमारे पुष्पा राज की, और बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे लड़ाई होती है। और पुष्पा राज ये आगे बताता है कि मुझे पता चला है कि मैंने जितने भी तुम्हें चंदन भेजे थे तुम उनकी पेमेंट नहीं करती हो, तो मैं अपनी पेमेंट लेने के लिए यहाँ पे खुद आया हूँ और पेमेंट भी लेके जाऊंगा और साथ में तुम्हारी सुताई भी करके जाऊंगा। उसके बाद से पुष्पा जो होता है सबकी ठुकाई करने लग जाता है बहुत बुरी तरीके से, और जापानीज में बात भी करता है और बताता है कि मैंने 4 दिन कंटेनर में सफर करा, तो खाली टाइम मैंने अपने आप को जापानी सीखने में करा है और अब मैं जापानी बोल बोल के तुम्हारी ठुकाई करूंगा। उसके बाद से अच्छी फाइट सीन वगैरह दिखाते हैं। उसके बाद वो खूब मारता पीटता है उनको, जितने भी जापानीज फाइटर वगैरह होते हैं उनसे लड़ता है और उनको अच्छी तरीके से उनको ठोक पीट करके उनको करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये जितने भी, एक जंगल में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मजदूर जो होते हैं एक गाड़ी के अंदर भर के जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, यानी कि ये ना चंदन की तस्करी के मजदूर हैं जो जंगल में जा रहे हैं पेड़ काटने के लिए। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पुष्पा जो है वो एक सपने, वो सो के उठता है और फिर श्रीवल्ली से जाके मिलता है और बताता है कि हमारी जिंदगी वगैरह ठीक ठाक चल रही है। अगले सीन में जितने भी मजदूर वगैरह होते हैं वो बैठे रहते हैं कि हमें जंगल में जाना है और चंदन के पेड़ को काटना है और उसकी तस्करी करनी है। उसके बाद से एक मजदूर को दिखाया जाता है, पर सच्चाई में, रियलिटी में ये एक शेखावत होता है, इंस्पेक्टर शेखावत। और ये उन सबकी रेकी करने के लिए, उनके साथ उनके बीच में मिलने के लिए मजदूर बन के जाता है वो, और उन मजदूरों के बीच में घुस जाता है और मजदूरों के बीच में बैठकर वो गूंगे की एक्टिंग करता है और एक भोला वाला शरीफ सा बन के बैठा रहता है। तो सारे लोग उससे पूछते हैं कि यार तुझे तो मैंने पहली बार देखा है। तो वो कुछ बोलता नहीं है और अपने आप को एक तरह से भोंदू टाइप का दिखाता है। तो जो सारी गाड़ियां होती है वो जंगल की तरफ जाती है पेड़ काटने के लिए, और वो वहां पर ना सुन रहा होता है। ये जितने भी मजदूर होते हैं वो इसी की बेइज्जती करते रहते हैं कि एक नया पुलिस वाला आया है राजस्थान से, शेखावत, और वो बड़ा गंजा है, टकला है, उसको कोई कुछ नहीं है, और उसकी पुष्पराज ने उसकी धुलाई भी बहुत करी थी। ये सुनता रहता है बेचारा बैठकर। फिर सारे लोग जो होते हैं जंगल के अंदर जाते हैं और पेड़ पौधे वगैरह को काटते हैं, जितने पेड़ होते हैं चंदन के उसको काटते हैं। अगले सीन में श्रीवल्ली जो होती है वो प्रेग्नेंट है और पूजा पाठ करने के लिए जा रही है, यानी कि अपने होने वाले बच्चे के लिए जो पहले जो पूजा पाठ होती है उसमें, उसी के लिए वो मंदिर वगैरह जा रही है। और मंदिर में जाने के बाद वो उसकी पूरी फैमिली भी वहां पर आई होती है। उसका जो भाई होता है, पुष्पा का जो बड़ा भाई होता है, वो भी अपनी फैमिली के साथ आता है और श्रीवल्ली भी वहां पर जाके पूजा पाठ करती है। फिर पंडित जी पूछते हैं कि ये जो बच्चा है जो होगा उसका नाम वगैरह किस पे डाला जाएगा। तो उसके बाद से जो उसके जो भाई होता है वो बोलता है कि भैया ये हमने इसको निकाल रखा है, इससे हमारा कोई नाता वाता नहीं है। जिसको सुनने के बाद जो श्रीवल्ली होती है काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जितने भी मजदूर वगैरह होते हैं वो जंगल से चंदन का पेड़ वेड़ काट के सब लोग अपने अपने हिसाब से उठा के लेकर आते हैं वहां पे पेमेंट लेने के लिए। फिर सब जितने भी मजदूर होते हैं वो तोलते हैं कि हमने इतने लकड़ी को काटा और अपने पैसे वगैरह लेते रहते हैं और सबका नाम वहां पे लिखा जाता है। उसके बाद जो शेखावत होता है वो अपने आप को डायरी में लिखवाता है कि मेरा नाम जो है डीसीपी शेखावत है। ये सुनने के बाद सबकी हालत खराब हो जाती है कि भाई डीसीपी, यहाँ पे यही डीसीपी आया हुआ है। फिर वो बोलता है कि बेटे तुम लोग मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे थे, अभी मैं तुम लोग की ऐसी तैसी करता हूँ, और पुलिस वालों को ने तुम सबको घेर लिया है। उसके बाद से पुलिस और आर्मी की एंट्री हो जाती है वहां पर, और सारे के सारे लोग जो होते हैं पूरे ट्रक को पकड़ लेते हैं और पूरे ट्रक और जितने भी मजदूर होते हैं उनको भी अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उनको अपने थाने वगैरह ले जाते हैं। अगले सीन में जो ये पुष्पा की जो भतीजी होती है उसकी सगाई हो रही होती है,
और सगाई सगाई के उसमें उसके जो मजदूरी था वो उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और पता चलता है कि भाई उसकी तो शादी हो नहीं सकती है, और उसको तो पुलिस वालों ने बंद कर दिया। और वो काम किसके करने के लिए गया था, वो पुष्पा के कहने पे गया था वो। उसके बाद से पुष्पा अपने पूरे गैंग के साथ पुलिस स्टेशन में जाता है उन सब लोगों को लेने के लिए। पहले तो वो उसके हस्बैंड को लेने के लिए जाता है जिसकी शादी होने वाली थी, फिर वहां पे जाके पुलिस वाले को कन्विंस करता है कि जिसकी शादी होने वाली है उसको छोड़ दो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं भाई, डीसीपी जो आया हुआ है शेखावत, वो बहुत खतरनाक है, वो बिल्कुल नहीं करेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे डीसीपी वगैरह को देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम एक बंदे को छोड़ दो। पर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि मैं एक को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो जो है वो बहुत पैसे लेने वाला नहीं है और इसमें हमारी नौकरी भी चली जाएगी, हम अपनी नौकरी को ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद से पुष्पा बोलता कि मैं पूरे थाने को ना तुम्हारे 60 साल के रिटायरमेंट तक का पैसा अभी देने को तैयार हूँ, और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं अब सबको लेकर जाऊंगा और अपनी बोली लगाओ तुम लोग। तभी वहां पे जितने भी होते हैं वो लोग अपने पैसे वैसे लेकर चले जाते हैं। तभी वहां पे एंट्री होती है डीसीपी शेखावत के। वो देखता पूरा थाना खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है, और वहां पर जो है सबके रेजिग्नेशन लेटर लगे हुए, क्योंकि पुष्पा ने सबको पूरा एडवांस पैसा दे दिया था 60 साल तक का, और उसके ब्याज व्याज सब कुछ मिलाकर, यहाँ तक कि रिश्वत का पैसा उनको दे दिया था हर साल का। उसके बाद से सीन दिखाया जाता है, वो कांस्टेबल होता है, बताया जाता है कि वहां पुलिस वालों को कि वो लाइन लगा के सबको जो है बोरा भर भर के उनके 60 साल का पैसा जो है हिसाब किताब लगा के उनको दिया जा रहा है। और उस लाइन के अंदर अब इंस्पेक्टर भी लग गया, वो बोल रहा है कि यार मेरा भरोसा नहीं कि मैं 60 साल तक जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, पर मेरे को तो अभी से मेरे रिश्वत भी मिल रहा है, मेरे को पेंशन भी मिल रहा है और मेरी सैलरी भी मिल रही है, तो अब कौन नौकरी करना चाहेगा। उसके बाद डीसी भी सोचता है यार पुष्पा तो बहुत खतरनाक है, वो तो पूरे थाने को खरीद लिया उसने और सबको ले भी गया। अगले सीन में क्या होता है कि सभी लोग जो होता है पुष्पा का स्वागत करते हैं, क्योंकि उसने पूरे जितने भी अपने दोस्त और लोग थे मजदूर, उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आ गया। अगले सीन में क्या होता है कि पुष्पा जो होता है वो सेतुपा के साथ जाता है सीएम से मिलने के लिए, और उसकी बीवी श्रीवल्ली कहती है कि मुझे ना अपनी फोटो खिंचवा के आना जरूर ये चीफ मिनिस्टर के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारा नाम होगा। तो पुष्पा सेतुपति से कहता है कि मुझको ना फोटो खिंचवानी है सीएम के साथ, आप एक बार सिफारिश कर देना, क्योंकि सेतुपति भी जो है वो भी वो पार्टी का सदस्य है, और वो भी एक सोच रहा है कि अगले इलेक्शन में वो भी इलेक्शन लड़ेगा और छोटा मोटा मंत्रालय मिलेगा। अंदर जाने के बाद जो वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं दोनों, पर जैसी सेतुपा उसको मिलाता है कि ये पुष्पा है, और जो मुख्यमंत्री होता है वो भी उससे हाथ वाथ मिलाता है और बोलता है कि ये लड़के, यहाँ इस लड़के को मैं जानता हूँ, इसका नाम काफी चलता है, पर उसकी फोटो खिंचवाने के लिए वो मना कर देता है। जैसी पुष्पा चीफ मिनिस्टर को वो एक शॉल चढ़ाने वाला लगता है, तो तभी जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मना कर देता है कि नहीं नहीं, मैं सिर्फ बात ही कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ना क्रिमिनल है, गुंडा है, और उसकी एक तरह से बेइज्जती करता है वो पुष्पा की कि भैया तू तो गैंगस्टर है, वो है, और ये भी इतना तक बोलता है कि भाई जूते को पैरों में पहना जाता है, सर पे नहीं रखा जाता। ये सुनने के बाद वो थोड़ा अपसेट भी हो जाता है और थोड़ा नाराज भी हो जाता है, और वो बाहर आ जाता है। फिर अंदर से जो सेतुपा होता है वो आता है, वो देखता है कि यार ये गुस्से में कुछ हंगामा ना कर दे, पर वो पुष्पा जो होता है बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठ के हंस रहा होता है। पर वो अंदर पुष्पा जो होता है अंदर से बड़ा नाराज होता है कि यार उसने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, फोटो भी नहीं खिंचवाया और मेरे को चप्पल जूता भी कह दिया उसने। फिर वो पुष्पा सेतुपा को बोलता है कि मैंने अपनी पत्नी को यानी कि उसको वादा करा है कि मैं शॉल चढ़ा के आऊंगा जरूर सीएम को, और ये शॉल मैं आपको चढ़ा रहा हूं, यानी कि अब आप होने वाले सीएम हो, और जितना भी पैसा लगेगा वो सेतुपा बोलता है कि 100 करोड़ लगेगा। वो कहता है मैं 500 करोड़ दूंगा मैं कहीं से भी लाकर, बस अब सीएम तुम्हें ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी ने कहा था कि फोटो खिंचवाना है सीएम के साथ, और मैंने तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा ली है, तो अब मुझे जो है अपनी बीवी की बात को पूरा करना है तो करना है, और ये शॉल अब तुम्हें चढ़ चुका है, तो यानी कि तुम्हें ही सीएम बनना है। और वो कहता है कि मैं 500 करोड़ दूंगा मैं 100 करोड़ की जगह पे। उसके बाद सेतुपा जाता है और जो पूरे स्टेट का जो पार्टी का जो मेन लीडर होता है, एक तरह से अध्यक्ष होता है, उससे बात करता है और वो बोलता है कि मुझको सीएम बनाओ और पैसे देने को मैं तैयार हूँ। तो वो जो अध्यक्ष नेता होता है वो कहता है कि यार तुम अभी सीएम बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं थी, पर मुझे बताओ कि तुम्हारे पीछे है कौन इस टाइम। तब पता चलता है कि वो फोन मिलाता है उसको कि पीछे जो पुष्पा है,
और पुष्पा बोलता है कि आप उसको सीएम बनाओ, बाकी मैं जितने भी पैसे लगेंगे मैं लाऊंगा, कैसे भी करके कहीं से भी लेके आऊंगा। उसके बाद जो नेता जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो और कितनी डीलिंग है छोटी मोटी। उसके बाद पुष्पा बोलता है कि तुम अपने कमरे के बाहर पहले देखो, जो मैंने एक सोफा भिजवाया जिसके अंदर की 25 करोड़ रुपए हैं और 5 करोड़ रुपए मैंने तुम्हारे भाई को सिर्फ फोन पे बात कराने के लिए 5 करोड़ दिया। उसके बाद से जो होता है सीएम बोलता है कि ये बहुत खतरनाक इंसान है। सेतुपा को बोलता है यार इसने तो सिर्फ 25 करोड़ सिर्फ दिखाने के लिए भेज दिया है, तो यानी कि बात बन जाएगी, पर पहले पैसे मुझे चाहिए। उसके बाद पुष्पा बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जो है ना इंटरनेशनल काम करूंगा, मैं अब यहाँ पे जो है हैदराबाद में नहीं भेजूंगा, अब मैं इसको विदेशों में भेजूंगा जाके। तभी मालदीव का सीन वगैरह दिखा जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ा जो होता है एक ठेकेदार कह सकते हो, बिजनेसमैन होता है जो चंदन की तस्करी करता है वो, और वो वहाँ एक बीच पर उतरता है वहां पर डीलिंग करने के लिए, जहां पर पुष्पा अपने दोस्त के साथ बैठ रहता है और वो बोलता है कि तुम छोटे मोटे आदमी हो, मैं बड़े बिजनेसमैनों के साथ मैं डील करता हूँ और तुम छोटे से हो। तो पुष्पा बोलता है कि चलो आप मुझे छोटा बोल रहे हो ना, तो ऐसा करो आप ना 10 टन 100 टन तो बहुत दूर की बात है, आप ना 10 टन भी ना मंगा के देख लो, मैं मान जाऊंगा आपको और मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा। तो उसके बाद से जो ये बिजनेसमैन होता है वो फोन मिलाता है और फिर फोन मिलाने के बाद जो उसका रेडी होता है डीलर, वो ये डीलर जो होता है वो पुष्पा की डीलर होता है और वो उसको बताता है कि मैं जो है ना पुष्पा से लेता हूँ। उसके बाद से चौंक जाता है कि यार ये तो पुष्पा से लेता है और जो मेरे सामने पुष्पा बैठा हुआ है, और वो उसी को कॉल करके बोलता है कि मुझको 10 टन वो चाहिए। वो कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। इसके बाद से वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं मान गया तुम्हें कि तुम ही सब कुछ डील करते हो और मुझको चाहिए कम से कम 2500 टन। तो 2000 टन के लिए वो पुष्पा राजी हो जाता है और फिर वो पैसे की डिमांड करता है कि मुझे 5000 करोड़ रुपए चाहिए। फिर वो बिजनेसमैन बोलता है ठीक है, पर पुष्पा बोलता है कि 5000 में से 100 करोड़ रुपए माइनस कर लो। तो बोलता है कि ऐसा क्यों? तो बोलता है कि मुझे ना तुम्हारा हेलीकॉप्टर लेना है क्योंकि मुझे पसंद आ गया। फिर उसके हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाता है। फिर वो बिजनेसमैन बोलता है यार ये तो बंदा बहुत ही खतरनाक निकला, हम जिसको छोटा मोटा समझ रहे थे आया था वो बिल्कुल ही गरीब बन के, और अब देखो हमारे हेलीकॉप्टर को लेके जा रहा है। अगले दिन वो अपने जितने भी बिजनेसमैन दोस्त वगैरह होता है उनको बोलता है कि भैया मुझे जल्दी से, जितने भी उसके कॉन्टैक्ट होते हैं मतलब उनको फोन करके बोलता है कि मुझे 2000 टन चाहिए, और सब सारे दोस्तों को फोन करता है। वो जितने भी स्टेट के मजदूर होते हैं उनको 2000 की जगह पे 10,000 रुपये बुला लेता है। जितने भी ट्रक होता है, टेम्पो होता है, मजदूर होता है, सबको खरीद लेता है और अपने जितने भी कॉन्टैक्ट होता है सबको वो बुला लेता है। सिंडिकेट वालों को बुला लेता है कि मुझे 2000 टन जो है मेरे को चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि उसको वो बनाना है, सीएम बनाना है उसको, सेतुपा को। अब उसको 2000 रुपये करना है और उसको 500 करोड़ रुपए देने हैं। उसके बाद से जो होती है श्रीवल्ली आती है और उसको चिकन सूप देती है, मतलब जो चिकन बनाती है, जिसमें कि वो मना कर देता है कि यार तुमने ना बहुत ही ना नमक कुछ ज्यादा डाल दिया। और फिर वो नाराज होकर चली जाती है, उसको मनाने के लिए ऊपर जाता है। और यहाँ पे एक गाना है यहाँ पर। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जो उसके जो दुश्मन की जो बीवी होती है वो जाके इंस्पेक्टर को बोलती है कि अबे गंजे तू यहाँ पे मजे कर रहा है और तुझे भी पता है सीएम को बदलने के लिए वो जंगलों में 2000 टन लकड़ी को चुराने वाला है और तू यहाँ पे मजे कर रहा है। फटाफट से जाके उसके जो है ना बिजनेस करो, क्योंकि अगर हमारा सीएम हट गया और उसने अपना बंदा बैठा दिया तो फिर सीएम उसी का रहेगा पर राज जो उसका चलेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि भैया अब लकड़ी की कटाई जोरों पे चल रही होती है, क्योंकि इसको 2000 टन पूरे करने और पूरे जंगल को वो सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से काट रहे होते हैं। और जो है सप्लाई हो रही होती है नदी से, नालों से, पेड़ से, हर जगह से होती है। और वहां पे मजदूर जो होते हैं वो ट्रकों के अंदर भर रहे होते हैं। उसके बाद से पुष्पा कहता है कि मुझे फटाफट से ना तैयारी करना है और मुझे प्लानिंग करता है कि मुझे किस तरीके से लेके जाना है, और वो पूरी ढेर लगा देता है पूरे के पूरे चंदनों का। उसके बाद से जो लेडीज होती है दुश्मन की, वो गंजे को इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि उसको किसी भी तरीके से रोको और 100% लेके जाएगा यहाँ से और तुम्हें उसको रोक रहे हैं। उसके बाद से गंजा इंस्पेक्टर जो था डीसीपी, वो पूरे ट्रक वगैरह को रोक लेता है वहां पर पूरी बैरिकेड्स लगा के, और उनके ट्रक में जो होता है उनपे आग लगा देता है वो उनकी, और जो पुष्पा के एक साथी को गोली मार के ब्रिज से नीचे फेंक देता है। उसका इंस्पेक्टर उसको मना करता है कि सर आपने एक बहुत गलत कर दिया, क्योंकि जो ना आपको उसको मर्डर नहीं करना चाहता हो और आपने गाड़ी में आग भी लगा दी।
उसके पास जितने भी गुंडे पार्टी होते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि अब पुष्पा जो है अब कुछ गलती जरूर करेगा और उसी का हमारे मौके की तलाश है। उसके पास से सेतुपा जो होता है, जो अब चीफ मिनिस्टर बन गया है, वो उन्हीं के वो सिटी कैंट का ही बंदा होता है। उसकी डेथ के उसकी वो शमशान घाट पे आता है और वो देखता है कि उसके गैंग का बंदा मर गया। उसके पास है जो गुंडे की जो वाइफ होती है, वो बोलते है कि अब जो है ना वो डीसीपी शेखावत वो कोई रिश्वत लेके नहीं मानता, अब धीरे धीरे करके ना वो सबको मारेगा और आपका रोज का यहाँ पे आना जाना लगा रहेगा। और वो डीसीपी जो है पागल हो चुका है, जबकि इन दोनों ने जाके उसको भड़काया था वहां पर। तो अब सभी लोग उसको बोलते हैं सेतुपा को कि सर आप ऐसा करिए, उन दोनों की मीटिंग करवा दो, क्योंकि अगर हम पुष्पा को नाराज करेंगे वो तो काम रुक जाएगा, और अगर हम डीसीपी को मना नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं या समझाएंगे नहीं, तो हमारे सिंडिकेट के एक एक बंदे के गैंग के एक एक बंदे को मारता रहेगा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बोलता है ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होता है वो डायरेक्ट डीसीपी ऑफिस के यानी गंजे के ऑफिस में डायरेक्ट पहुंच जाता है और उसको डीसीपी को बोलता है कि तुम्हें ऐसे मर्डर नहीं करना चाहिए था और तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। तो बोलता है कि सर मैंने कुछ मारा वारा नहीं, वो तो खुद ही पुल से नीचे गिर के मर गया और खुद ही उसने गोली मार ली, यानी कि वो डायरेक्ट सीएम के सामने बोलता है। और वो बोलता है कि सर देखो मैंने पुष्पा ने मेरी बेइज्जती करी थी, उसने मेरे को नंगा करा था और मेरे साथ मारपीट भी करी थी, और अगर आपके साथ कोई करता अभी मैं बोलूँ आप नंगे हो जाओ तो आप ये बेइज्जती करो, सहोगे नहीं सहोगे? नहीं सहोगे ना, पर मैंने ये सह चुका हूँ इसलिए मैं पुष्पा को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद से चीफ मिनिस्टर क्या होता है वो फटाफट से नंगा हो जाता है, उसको बोलता है कि ले भाई तू बोल रहा था तू नंगा होकर तेरी बेइज्जती हुई, मैं तेरे सामने नंगा रहा हूँ, पर तू फटाफट से जाके पुष्पा के साथ सुलह कर ले। उसके बाद डीसीपी बोलता है कि देखो सर मैं सुलह करने को तैयार हूँ, पर उससे मेरे को सॉरी बुलवा दो, वो सॉरी बोल देगा, मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा, तुम्हारे साथ सपोर्ट करूंगा और फिर मैं कोई सारी स्मगलिंग को खुली छूट दूंगा मैं। उसने बोलता ठीक है तो छोटी सी बात है यार, मैं माफी मंगवानी है पुष्पा से, मैं माफी मंगवा दूंगा कल। तो इन दोनों में डील हो जाती है। अगले दिन सारे लोग पुष्पा को बोलते हैं कि यार एक माफी मांग लो जाके उस डीसीपी से और मामला खत्म करो, नहीं तो फिर वो एक हमारा बंदा मर चुका है, वो धीरे धीरे करके अपने पुलिस की पावर करके एनकाउंटर करेगा और फिर बाद में बोल देगा कि मैंने एनकाउंटर नहीं करा। अगले दिन एक पार्टी मनाई जाती है जिसमें कि पुष्पा आने वाला होता है इंस्पेक्टर डीसीपी से माफी मांगने के लिए, और वहां पे जो जितने भी ये जो गुंडी पार्टी होती है वो बोलते कि यार वो बहुत हरामी है, बंदा नहीं आएगा, वो बहुत ढीठ इंसान है, तुम क्या सोच रहे हो माफी मांगने के लिए आएगा। तभी पुष्पा की गाड़ी वहां पर आ जाती है, वो अपने दोस्तों के साथ आता है और आने के बाद वो जो डीसीपी से माफी मांग लेता है कि डीसीपी साहब कि आई एम सॉरी। उसके बाद डीसीपी इतना चालू होता है, ये क्या करता है टेप रिकॉर्डर लेके आता है और उसके सॉरी शब्द को रिकॉर्ड कर लेता है कि यानी कि अब ये इसने रिकॉर्ड इसलिए करा था कि अब उसको बजा बजा के पुष्पा की बेइज्जती करेगा चारों तरफ कि देख भाई मैंने पुष्पा किसी के आगे झुकता नहीं था, अब मेरे आगे झुक गया। अब ये सुनने के बाद पुष्पा का मूड तो खराब हो जाता है, पर वो वहां से चला जाता है और ये क्या करते हैं वहां पे टेप रिकॉर्डर को रिवर्स कर करके बजाता है, मजे लेता है और सब कुछ सुनाता है, घूम घूम के सबको बताता है और बड़ा खुश होता है कि मैंने उसको झुका दिया। अब बेचारा पुष्पा जो होता है उसका मूड खराब हो चुका होता है, ये गाड़ी में बैठा रहता है और अब बोलता है कि भैया आज से सब लोग मुझे कुत्ता बोलेंगे, मैं झुक गया हूँ, मेरी बेइज्जती होगी, मैं अपने आप को मैं चूतिया समझ रहा हूँ, मैं घटिया समझ रहा हूँ और लोग मेरे को ऐसे समझेंगे। तो उसका मूड यानी कि गाड़ी के अंदर खराब हो जाता है, उसे गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है। वो गाड़ी में अपने आप को बोलता है कि देख आज तू झुक गया और तेरे पर थूकता हूँ मैं, ये वो। तो उसको बड़ा अफसोस होता है, पर फिर उसका ना मूड अब खराब हो जाता है। वो क्या करता है इन सबको गाड़ी से उतार कर ना गाड़ी उल्टी करके लेके जाता है वो, और सारे लोग देखने लग जाते हैं। फिर पुष्पा के सारे दोस्त बोलते हैं कि हमें पता था, हम तो ये सोच रहे थे कि पुष्पा भाई जो है वो तो वहीं पे रिवर्स ही मारता, पर इतनी दूर तक भी आ गया 5 किलोमीटर, पर हमें पता था कि वो जरूर जाएगा और वो सच बात होगी। अब पुष्पा वहां जाके गंजे को टक्कर मारता, उसको नदी में गिरा देता, उसकी धुलाई करता, फिर उसको नंगा करके फिर मारता उसको वहां पे। और फिर इन दोनों में खूब गर्मा गर्मी होती है, धमकी उमकी होती है। उसके बाद से पुष्पा बोलता कि मैं तेरे माफी नहीं मांगता मैं, और देख तू मेरे 2000 जो टन है लकड़ी वो उसको मैं चुरा के दूसरे शेड में भेजाऊंगा और वो भी तेरी आंखों के सामने, दम है तो रोक कर दिखा। और वो चैलेंज करके पुष्पा चला जाता है। अगले रात को ही क्या होता है, जो डीसीपी होता है वो चारों तरफ नाकाबंदी कर देता है वहां के। अब वो हैदराबाद और चेन्नई के बीच के अंदर जाने के लिए जो भी रास्ते होते हैं, क्योंकि वो उसको चैलेंज कर चुका होता है कि मैं जो चंदन है वो मैं चेन्नई भेज कर रहूंगा। और डीसीपी रात को जितने भी पुल होते हैं उनको बंद कर देता है और वहां पे खड़ा हो जाता है एक ही पुल पे।
उसके बाद से वो देखता है यार अभी तक कोई आया नहीं, कोई, वो काफी देर तक इंतजार करता है, दारू पीता है। उसके बाद से वो दारू की बोतल को पुल के नीचे फेंकता है जो उसके फूटने की आवाज आती है। तो वो चौंक कर नीचे झांकता है तो वो देखता है कि देखो पुल का पानी जो है सूख चुका है और वहां पर पानी की जगह पे पत्थर है, तभी बोतल की आवाज आई थी। उसके बाद से पुष्पा जो है प्लानिंग करता है कि वो नदी के रास्ते, क्योंकि उसने ये सीन कर दिया था, नदी का सारा पानी रोक दिया था और वो एक तरह से पूरा का पूरा एक रास्ता बन गया था और उस रास्ते के ट्रक जो है अब नदी में से जा रही थी क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल कम हो चुका था और सारे ट्रक वगैरह वहां से निकल रहे हैं। ये प्लानिंग जानने के बाद जो डीसीपी होता है वो अपने सारे पूरी टीम लेकर भागता है नदी के मेन रोड की तरफ कि उसको अंदाजा लग जाता है कि वो कहाँ से निकलेगा उसके जो, पर जो कुछ आती वाती भी उसको रोकते हैं, और जो ट्रक होते हैं बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं और ये ट्रक के जो उनके साथी होते हैं फोन करके पुष्पा को बोल देते कि पुलिस को पता चल चुका है, वो हमारे पीछे लग चुका है। उसके बाद जो पुष्पा जो होता है वो डैम के इंजीनियर को फोन करके डैम खुलवा देता है। डैम खुलने के बाद जो होता है पुलिस की सारी गाड़ियां जो होती है वो गाड़ी में तैरने लग जाती है, सारी फंस जाती है और सारे ट्रक जो होते हैं वहां से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। और फिर तभी जो होता है चेन्नई की तरफ, जो चेन्नई वो जो जितनी भी लकड़ियां होती हैं वहां पे ले जाने के लिए बैलगाड़ियां आती है इतनी सारी और एक तिकोना टाइप का मोड़ होता है। उसके बाद से फिर भी जो इंस्पेक्टर होता है डीसीपी वहां पे पहुंच जाता है और एक बैलगाड़ी पे चढ़ जाता है और बंदूक लेके जितने भी ट्रक होते हैं उनको गोली मार मार के सबको पंचर करके वहीं पे गिराने लग जाता है और सारे जो चंदन की लकड़ियां होते हैं वो सब वहीं पे गिरने लग जाती है और ट्रक के ऊपर खड़ा होकर सबको गोली मारने लग जाता है और बड़ा खुश होता है कि मैंने सारी लकड़ियां थी, यानी कि उसका जो उसने मुझे जो चैलेंज दिया था उसको मैंने हरा दिया और अब मैं सारा चैलेंज जीत चुका हूँ। और वो अपने थाने के अंदर सारी लकड़ियां लेकर आता है और बड़ा खुश होता है और वो डांस भी करता है कि मैंने पुष्पा को हरा दिया। अगले सीन में बना तैयार होके वो इंटरव्यू देता है कि देखो मैंने पुष्पा जो गैंगस्टर था वो सारे चंदन थी 2000 टन हमने जब्त कर लिया है और ये हमने हमारी जिंदगी का जो है इस स्टेट का पहला ऐसा है जो किसी ने इतनी भारी मात्रा में जो करा है। पर जो उसका डीसीपी का जो इंस्पेक्टर होता है उसको आके बताता है कि सर कुछ गड़बड़ है, आप फटाफट यहाँ अंदर आओ, आपने कुछ इंटरव्यू वगैरह मत दो। अंदर आके जो ये गैंगस्टर होते हैं वो बताते हैं कि जो तुमने लकड़ी पकड़ी है ये कोई चंदन वंदन नहीं है, ये सड़ी हुई लकड़ियां हैं, इसकी कोई कीमत वगैरह कुछ ही नहीं है, 1 टन का कोई 1000 रुपये भी नहीं देगा, इतनी घटिया लकड़ी है। ये बड़ा गुस्सा हो जाता है कि उसने हमारे साथ बहुत चालबाजी वगैरह की है और वो बताते हैं कि ये लकड़ियां देखो अंदर से सड़ी हुई है सारी की सारी। तभी वो बाहर से ना उसको बैल वगैरह की आवाज आने लग जाती है और वो बाहर भाग कर जाता है। फिर वो देखता है कि यार जो बैल वगैरह जो है वो लाइन से जा रही है, तो उसको समझते हुए देर नहीं लगती कि यार ये बैल जो थी वो बैलगाड़ी में लगी हुई थी, कल तो ये बैलगाड़ी लेके गए थे और अब जो है ये बैल वगैरह जो जा रहे हैं। फिर वो ध्यान से देखता है तो वहां पर जो होता है वो बैलगाड़ी जो एक पकड़ के जो लेकर आता है उसकी लकड़ी को तोड़ कर देखता है तो पता चलता है कि बैलगाड़ी ही जो है वो वही चंदन है और जितनी भी बैलगाड़ियां थी जिसको छोड़ दिया था उसने वो असल में बैलगाड़ी के रूप में चंदन स्मगलिंग हो रही थी और जितनी भी बैलगाड़ी थी वो चेन्नई की तरफ जा रही थी। वो देख के अब उसको सब समझ में आ जाता है और बैल वगैरह जो होते हैं जहां से आ रहे थे वो पूरी पूरी कहानी समझ के भावना को बेवकूफ समझने देता है और दूर देखता है, दूर से उसको पुष्पा और उसके जो पूरे टीम होती है उसको देखती है और उसका खूब मजाक उड़ाती है। वो डीसीपी उसका बहुत तारीफ करता है कि हाँ भाई तूने मेरे को बेवकूफ बना दिया और तूने बहुत अच्छी प्लानिंग करी, मैं तो फूल बन गया। और ये सारे हंसते कि भैया कि ये किसी और चीज के पीछे भाग रहा था और हमने सारा जो अपना काम वहां पे कर लिया। फिर ये दोनों ड्राम के पीछे छुपे होते हैं, ये उनको उठाता है, फिर बोलता है कि मैं तो फूल बना ये 2 फूल और छुपे हुए हैं और ये रहे। और फिर पुष्पा उनको हाय हेलो करके वहां से निकल जाता है कि भैया तेरी होगी बेइज्जती। फिर उसके बाद से एक मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग अपनी मन्नत, महिलाओं का होता है वहां पे, कोई भी महिलाएं जो होती हैं स्त्री वो कोई भी मन्नत मांगती है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। श्रीवल्ली भी आती है वहां पर और वो कहते हैं कि मुझको बेटा हो और अपने मेरे खानदान का नाम हो। अब वहीं पर फिर क्या होता है कि जो पुष्पा होता है वो भी एक महिला का रूप धारण कर लेता है, यानी कि वो भी एक लड़की बन जाता है क्योंकि ये जो मंदिर है ना ये महिलाओं का ही है और जो भी कुछ वहां पे मांगेगा उसको मिल जाएगा। इसी वजह से साड़ी और लड़कियों का मेकअप और पूरा श्रृंगार वगैरह करता है और वहां पर फिर इसका डांस भी है वहां पर और ये बहुत अच्छे से वहां पे डांस वगैरह करता है खूब बहुत अच्छी तरीके से क्योंकि उसको मन्नत मांगना होता है और ये बहुत वहां पे अपने पूरी टीम के साथ डांस वगैरह अच्छी तरीके से खूब वहां पे डांस करता है उसके सारे मूव। फिर श्रीवल्ली पूछती है कि तुम क्यों कर रहे हो, उसके बारे में उसके बाद वो पुष्पा बताता है कि मुझे पता चला था कि मेरे भैया ने तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी थी कि तुम्हारे खानदान होने वाले खानदान को कौन नाम देगा, तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ
कि मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी को अपने खानदान का नाम दूं, इसी वजह से मैंने जो है माता से मन्नत मांगी है और उनको मैंने डांस करे से इससे करा। तो फिर यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सीन है। उसके बाद से फिर इनका जो वही डांस होता है जो फेमस जो है सामी वाला डांस। फिर वहीं पे कुछ गुंडे वगैरह जो होते हैं वो भी लड़की को छेड़ने के लिए लड़की का भेष बना कराते हैं, जैसे कि ये गुंडा होता है। और ये जो होती है उसकी भतीजी होती है पुष्पा की। और ये जो होते हैं ये कोई दूसरे स्टेट के क्रिमिनल वगैरह होता है जो यहाँ पे लड़की वड़की के रेप करने के चक्कर में आ जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पर जो है लड़की को छेड़ते हैं। उस छेड़ने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो पुष्पा की भतीजी को छेड़ देते हैं। पर तभी वहाँ पे पुष्पा आ जाता है और उसकी साड़ी को जो वापस उसको ढक देता है। और फिर उसके बाद तो फिर वो जो बहुत इतने भयंकर तरीके से उनको उठा उठा के पटकता नीचे और उनके हाथ पर तोड़ ताड़ के अच्छी तरीके से उन सबकी धुलाई कर देता वो। और फिर पीट पाट के उनके साथ उनका सर गंजा कर देता आधा, जितने भी गुंडे होते हैं, और उनको गंजा करके गधे पे बैठा के वहां से भगा देता है। अगले सीन में वो जो गुंडा पार्टी और डीसीपी होता है, वो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो हटने वाला होता है। अभी तो मतलब उसके हटने के चांस बन चुके हैं और वहां पे इसलिए उसको भड़काने के लिए डीसीपी और जो गुंडे पार्टी होती है लेडीज और वो उसका पति वो आते हैं। और वो उसको आगे बताते हैं कि सर आपको हटाने वाला जो है ना वो सेतुपा नहीं है, सेतुपा के पीछे जो है ना वो है पुष्पा है। तो वो बोलते कि हाँ वो मेरे से फोटो खिंचवाने के लिए आया था और मैंने उसको मना कर दिया था। तो वो बोलते कि हाँ वो, फिर ये दोनों बताते हैं कि वो आपने जो ना उसकी बेइज्जती करी थी फोटो ना खिंचवा के, तो उसी का बदला लेने के लिए वो सेतुपा को पैसे दे रहा है और वो 500 करोड़ खर्च करेगा और उसके लिए ना वो बहुत बड़ी विदेश में जाके डील करने वाला है। और उसके लिए उसने ना 2000 टन चंदन काटा है। उस चंदन को अगर आप रोक लोगे तो आपकी कुर्सी बच जाएगी। डीसीपी बोलता है कि सर चंदन जो हमारे हैदराबाद से तो निकल चुका है पर जो है वो चेन्नई पहुंच चुकी है। मुझे अगर चेन्नई से परमिशन दिला दोगे तो मैं वहां पर जाके उस डील को रोक दूंगा। चंदन की जो बिक्री होने वाली है उसको मैं रोक दूंगा। आप बस मुझे दोनों स्टेट के लिए एक्शन करने के लिए परमिशन दे दीजिए अपनी जान पहचान से। उसके बाद से वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जो है परमिशन दिलवा दूंगा, तुम फटाफट से रोको क्योंकि मेरी कुर्सी चली जाएगी अगर उसने वो सारे के सारे चंदन बेच दे तो। उसके बाद से फोन आता है उसे, वहां का जो दलाल होता है कि आपका चंदन, आपके जितने भी चंदन है वो आपके ना श्रीलंका के थ्रू हम भिजवा देंगे, आप जाके पैसों के बंदोबस्त वगैरह करिए। और तभी पुलिस की जो गाड़ियां होती है, क्योंकि उसको डीसीपी को परमिशन मिल चुकी है हैदराबाद से चेन्नई जाने के लिए, वो वहीं से पूरी की पूरी फौज लेके भागता है वहां पर। और वहां का जो पोर्ट होता है, क्योंकि जो रास्ता होता है श्रीलंका जाने का वो वहां पे उन्हें वहीं मछुआरे के बीच में पहुंचता है, क्योंकि एकमात्र वही एक बंदरगाह जहां से जाते हैं। और वो फटाफट क्या करता है, नदी के अंदर कूद जाता है, उसको लगता है कि नदी के अंदर है। ये देखने के बाद जितने भी वहां पे पुष्पा के गैंग के दोस्त होते हैं वो नदी के अंदर, वो समुद्र के अंदर छुपा के रखते हैं। सारे के सारे बोट वगैरह जो होते हैं वहां से तुरंत निकल सकते हैं पुलिस वालों को देखने के बाद। वो भी क्या करता है, डीसीपी बोट को स्टार्ट करता है और अपनी बोट को लेकर उनके पीछे लग जाता है जितनी भी नाव वगैरह जा रही होती है। और ये अपनी टीम के लिए वहां पर जैसे ही पहुंचता है तो वहां से दूसरी तरफ से गोलियां वगैरह चलने लग जाती है। तो पता चलता है कि भाई वो श्रीलंका की जो है सेना है उनको मना कर रही है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना। तो वो बोलता है कि सर की गोली मत मारो कि हम भी पुलिस वाले हैं, पर वो मना कर देता है कि भैया तुम यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। पर ये पूछता है कि यार उसने क्यों क्रॉस कर लिया, उन सबको क्यों जाने दिया। तो पता चलता है कि वो लोग ना मछुआरे लोग हैं, मछुआरों की है, इसलिए मछुआरों को परमिशन है मछलियां पकड़ने के लिए, पर किसी प्राइवेट को, और वो भी हथियारों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पास नहीं कर सकते। उसके बाद से डीसीपी देखता है दूरबीन से कि भाई जितने भी थे चंदन जो बैलगाड़ी के रूप में थे ये सारे श्रीलंका पहुंच चुके होते हैं, और दूर से देखता रहता है। दूसरी तरफ पुष्पा जो होता है अपने स्टाइल में उनको दिखाता है कि झुकेगा नहीं, और ये बड़े हैरानी होकर बोलते हैं कि यार ये पुष्पा बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, श्रीलंका में ऐसे घूम रहा है जैसे कि ये तो अपने बगीचे में घूम रहा है। उसके बाद यानी कि डील हो चुकी है, सामान पहुंच चुका है, और जो इलेक्शन जो होता है वो नेता बन चुका होता है। सेतुपा जो है चीफ मिनिस्टर बन चुका होता है। सीएम बनने के बाद वो तुरंत जो सबसे पहले उसके दिल में डर बैठा होता है कि यार इसने एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में सीएम की कुर्सी बदल दी, तो यार मेरी भी ना बदल दे। और उसकी मुराद पूरी करने के लिए वो फटाफट से उसी के घर पे सबसे पहले आता है और उसको बोलता है ये देखो ये मैंने ना शेखावत का जो है ट्रांसफर लेटर कर दिया और मैं फटाफट तुमसे पहले फोटो खिंचवाऊंगा। और श्रीवल्ली से जाके मिलता है और श्रीवल्ली की तारीफ करता है कि यार तुम्हारी एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में जो है पूरे का पूरा इसने स्टेट का ही सीएम बदल दिया, और मैं तो अपना को छोटे से पद के लिए सोच रहा था और इसने ये कर दिया। अगले सीन में जो होता है डीसीपी
वो दारू वगैरह पी रहा होता है। उसका जो इंस्पेक्टर आके बोलता है कि सर कल जो है पुलिस वाले और इंक्वायरी होगी, क्योंकि हमने चंदन शो करा है 2000 टन, और जो लकड़ियां हैं ये सब सड़ी हुई हैं, अगर चंदन नहीं मिला तो हम पे घपले का आ जाएगा, आपकी भी नौकरी जाएगी, जेल भी होगी, मेरी भी नौकरी जाएगी, जेल भी होगी। और वो दारू में टुल होता है, वो बेचारा परेशान होता है, मतलब कहने का मतलब है। और वो बोलता है कि अगर मैं इन सबको राख कर दूं तो किसी को पता चलेगा नहीं कि ये सड़ी हुई लकड़ियां थी या फिर चंदन थी। उसके बाद वो क्या करता है, पूरे लकड़ियों में आग लगा देता है और पूरी लकड़ियां जो होती जलने लग जाती है। अब वो कहता है कि अगर ये लकड़ियां सिर्फ जलेगी और हम दो बच जाएंगे तो हम दोनों पे शक तब भी आएगा, हम तब भी फंसेंगे, तो इससे बेहतर कि हम दोनों को जल के मर जाना चाहिए। उसके बाद से वो क्या करता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है और कहने का मतलब कि वो ना जल जाता है, उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है और जो डीसीपी होता है अपने आप को उसी की लकड़ी के साथ जला के खत्म कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात है, इस मूवी के अंदर ना 2 स्टोरी है। ये पहली स्टोरी खत्म हो चुकी है पुष्पा की, जो पुलिस के साथ उसका जो झगड़ा चल रहा था और जो उसका जितनी फाइट वाइट चल रही थी, क्योंकि पुलिस वाले ने अपने आप को खत्म कर लिया। अब तो दूसरी कहानी शुरू होगी ना, जिन गुंडों ने उनको छेड़ा था, अब ये उन गुंडों की कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो वही पूजा करते टाइम मंदिर पे जो पुष्पा की जो भतीजी होती है वो कंप्यूटर सेंटर से बाहर निकल रही होती है, तभी वहां पे वही गुंडे जो होते हैं उसको किडनैप करके गाड़ी में ले जाते हैं। और ये वही गुंडा होता है जिसको आधा गंजा कर दिया होता है, और ये बोलता है कि मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, फटाफट लेकर आओ। और ये उसके पिता को फोन करते हैं, पुष्पा के भाई को, कि अगर तुम लेकर नहीं आओगे तो हम उसका रेप करके मर्डर कर देंगे। फिर उसकी पुष्पा की भाभी जाके पुष्पा को कहते हैं कि जो तुम्हारी भतीजी को कुछ गुंडे उठाकर लेकर हैं और पैसे मांग रहे हैं, उसको बचाओ कैसे भी करके। पुष्पा बोलता है कि भाई तो मेरे को कुछ बोलता नहीं है। वो बड़ा सभी लोग उसको बोलते हैं कि यार तू मदद नहीं करेगा। फिर दूसरे सीन में क्या करता है, बंदूक लेके निकलता है और बिल्कुल ही जाके वो अपने बैठता है वो गाड़ी में और सीधा ना वहां पे टेलीविजन सेंटर में, दूरदर्शन सेंटर पे जाके बैठ जाता है और टीवी में धमकाता है कि अगर कोई भी जिसने भी मेरे भतीजे को उठाया, अगर उसको छू भी लिया या उसको नाखून भी लग गया तो मैं उसको ना छिदरे छिदरे कर दूंगा। और ये पूरी न्यूज होती है टीवी में फैल जाती है और वो सबको धमकी देता है कि कोई भी किसी ने भी कुछ करा होगा पूरे स्टेट को बंद कर दो, मैं उस बंदे का नाम चाहिए, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। और ये बंदूक लेके चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं और वो गली गलोच में हर जगह बोलते हैं कि अगर किसी ने भी ऐसी गंदी हरकत करी है वो पहले बता दो, नहीं तो मैं उसको काट के घेर दूंगा। उसके बाद से जो ये जिलाध्यक्ष होता है एक तरह से, वो सीएम को बोलता है कि यार वो किडनैपर जो है ना, मेरे बेटा जो है प्रताप रेड्डी का बेटा है और वो अभी जेल से बाहर आया, उसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, उससे लड़की को उठा लिया। उस पुष्पा को बोलो कि उसको गलती से भी हाथ ना लगाए। तो पुष्पा को फोन करके बोलता है कि अगर उस लड़के को बोलो कि मेरी भतीजे को छोड़ दे, वरना मैं अब उसको जान से मार दूंगा, पिछली बार तो उसको ठुकाई करा था। सीएम बोलता है यार तुझे पता है वो किसका भतीजा है, वो हमारे पार्टी नेता का भतीजा जिसने मुझको सीएम बनाया। अब तुम कुछ सोचो, उसकी दिल्ली तक पहुंचे, वो मुझे भी पलट सकता है, वो मुझे भी कुछ कर सकता है। पुष्पा बोलता है तू गया भाड़ में और वो भी गया भाड़ में, मेरे फैमिली पे बात आ गई है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसको बोलो फटाफट से मेरे भतीजे को छोड़े, नहीं तो मैं उसको तो मारूंगा। और ये स्पीकर पे लगा देता है उस टाइम, और वो ये जो अध्यक्ष होता है वो सुनता रहता है। पुष्पा बोलता है कि भैया मैं सबकी बैंड बजा दूंगा, उसको तो मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे नेता को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर वो फटाफट सीएम बोलता है कि सर ये पुष्पा तो रुकेगा नहीं, हम ऐसा करते हैं उसी को रोकते हैं जाके आपके भतीजे को, और वहां से उसको बचा के लेके आते हैं। लड़ाई रोकने का यही तरीका है। इसके बाद जितने भी गुंडे होते हैं उसका भतीजा होता है, सारे लोग खुश होते हैं कि इसकी फटके 4 हो गई है, अब ये ना टीवी पे धमकी वमकी दे रहा है। उसके बाद से वो फोन करके बोलता है कि पुष्पा को फोन लगाते कि तू 2 करोड़ रुपए लेकर आ जा, मैं तुझे तेरी भतीजी दे दूंगा और यहाँ का एड्रेस है। उसके बाद पुष्पा बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तेरे लिए पैसे वैसा लेके, और वो खुद ही अकेला बैठता है हेलीकॉप्टर में, वहां से निकल जाता है। हेलीकॉप्टर से वो एक सोफा फेंकता नीचे के, जिसके अंदर कम से कम 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए होते हैं। उसके बाद से जो पूरे नोट होते हैं वो हवा में उड़ने लग जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर से जो है अब नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद जो है सभी वो सीधा बंदूक लगाता है कि पुष्पा बोलता है कि कहाँ है मेरी भतीजी। उसके बाद सारे गुंडे उंडे बोलते कि अरे ये तो भतीजी को ढूंढने के लिए आया है, मंदिर में तो बड़ा डॉन बन रहा था और लेडीज बन के लड़ाई वड़ाई कर रहा था। ऐसा करो सबसे पहले इसको ना लेडीज बनाओ, उसको साड़ी पहनाओ, उसका मेकअप करो, उसके बाद से हम उसकी तसल्ली से बदला लेंगे। फिर सभी लोग क्या होता है पूरी हल्दी चंदन वंदन लेके जो होते हैं पुष्पा को फिर वही लेडीज की साड़ी वाड़ी पहना के उसका मेकअप पे, मुंह पे कलर, सिंदूर और
हल्दी वल्दी लगा के साड़ी पहना देते हैं, उसको लेडीज बना देते हैं, क्योंकि उसको इन सबको बदला लेना था उसी तरीके से जैसे इसको मंदिर में मारा था। उसके बाद से उसका एक पुराना गुंडा आता है जो पिछले फर्स्ट सीन में था और जो भाग गया था, वो भी आता है और वो बोलता है कि अरे पुष्पा जी, आप तो बहुत बड़े डॉन थे और हमें मारने के लिए आए हो। वो बोलता है कि पुष्पा को फटाफट मार दो, और सभी लोग पुष्पा को नीचे गिरा के मारने लग जाते हैं और पुष्पा के दोनों हाथ और पैर बांध देते हैं, क्योंकि पुष्पा जो है वो कैसे भी लड़ सकता है। और फिर उसकी भतीजी को खींच कर लाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, उसके पल्लू को खींचते हैं, उसके कपड़ों को उतारने की कोशिश करते हैं और पुष्पा के सामने बोलते हैं कि अब तू उसको बचा के दिखा, हम तेरे में कितनी पावर है। पुष्पा जो होता है बेचारा पिट पिटा के लहू लहान हो चुका है। वो देखता है कि यार मेरे भतीजे के साथ वो कर रहे हैं, पर जैसे ही उसके भतीजे के जो होते हैं ब्लाउज फाड़ने वाले होते हैं, पुष्पा का जो होता है वो नीचे एकदम से अपना को जोर लगाता है और सपोर्ट लेकर वो उड़ता हुआ जाता है और जिसने उसके ब्लाउज को हाथ लगाया था उसकी गर्दन को काट के उसकी मांस को निकाल देता है। और फिर अब भयंकर सी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि पुष्पा के दोनों पैर भी बंधे हैं और दोनों हाथ भी बंधे हैं। और ये जो लड़ाई है बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई दिखाई गई है, क्योंकि वो सिर्फ मुंह से लड़ रहा है, वो उड़ उड़ के सबके गर्दन को पकड़ के वहां से उनको नोच के खा रहा है, उनकी नसें वसें फाड़ रहा है और उनके चीरा फाड़ी कर रहा है अपने मुंह से, मतलब, और फिर पटक पटक के मार रहा है। क्योंकि पिछले पुष्पा 1 में तो उसके सिर्फ हाथ बंधे थे, इसमें तो उसके पैर भी बंधे हुए हैं और वो सिर्फ बहुत भयंकर तरीके से मार रहा होता है, उड़ उड़ के, मतलब धक्का दे दे के इस तरीके से। जितने भी एक तरह से अगर तुम देखो ना सीरियस, यार थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा मजाक टाइप का, पर वो उड़ उड़ के मार रहा है, वो ठीक है। फिर नीचे पटक पटक के जो होता है सर्वर फोड़ देता है वो, क्योंकि और वो घूम घूम के मारता रहता है। फाइट बहुत अच्छी दिखाई है, फाइट देखने में मजा आया मुझे तो, और कुछ नहीं आया। फिर वो मुंह पे एक तलवार उठाता है जो गंडासा होता है और फिर उसी गंडासे से फिर एक दूसरे को काटने लग जाता है, फिर उसका पैर भी कट जाता है वो इसी चक्कर में। फिर उसका क्या होता है, उसके दोनों हाथ खुल जाते हैं। फिर अब उसके दोनों हाथ खुलने के बाद तो अब सब में दहशत हो जाती है, सबकी फटके चार हो जाती है कि भाई इसके अब हाथ भी खुल गए, पैर भी खुल गए। जब वह बंदे हुए में मार रहा था तो अब उसके बाद से वो एक एक करके छुरा काटा पीटी शुरू कर देता है वो, और वो भयंकर रूप ले लेता है और दोनों हाथ में कुल्हाड़ी और गंडासा लेकर काटा पीटी शुरू कर देता है। जो सीएम होता है वो फोन लगाता है कि भाई वहां पे क्या चल रहा है, वो उसको मना करो कि उसके भतीजों को ना मारे, नहीं तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद प्रताप रेड्डी होता है अपने बेटे को बचाने के लिए, वो भी अपने गैंग वैंग लेके वहां पे पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो होता है सबको मारने के बाद जो उसका भतीजा होता है वो उसको पकड़ लेता है, मारने वाला होता है, पर पुष्पा के दोस्त उसको रोक लेते हैं कि यार सीएम ने बोला है कि इसको मत मारना, इसको छोड़ दो। पर जो पुष्पा का दिमाग होता है वो बिल्कुल गर्म हो चुका होता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं यार, इसको मना करने के बाद भी उसने मेरे भतीजी के जो है उसने करा था, और वो त्रिशूल उठा के सीधा उसको घुसेड़ देता है अंदर और उसको जमीन पर नीचे पटकता है और जो उसका भतीजा होता है खत्म हो जाता है। ये न खबर जैसी मिलती है तो भैया सीएम की हालत खराब हो जाती है कि उसने तो कर दिया काम। और अब जिस पुष्पा होता है वो सीधा त्रिशूल जो होता है उसके पेट से फाड़ के बाहर निकाल देता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। और तभी जो प्रताप रेड्डी आ जाता है और देखता है कि भैया उसके बेटे का मर्डर कर दिया उसने, और वो उसकी भतीजी को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि अब इसका मैं रोज रेप करूंगा ले जाके, और उसको मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो अध्यक्ष है वो अपने भतीजे का भी पिंडदान कर रहा है और अपने भाई का भी पिंडदान कर रहा है, यानी कि पुष्पा ने दोनों को मार दिया। फिर उसके बाद से जो उसका जो भाई होता है पुष्पा का, उसको रियलाइज होता है कि यार मैंने अपने भाई की और उसकी बीवी की बहुत बेइज्जती करी। वो फिर उसके शादी का शगुन वगैरह लेके जो होता है अपने भाई को मनाने के लिए कार्ड वगैरह देके जाता है, शादी का कार्ड। और यहाँ पे श्रीवल्ली वो भी प्रेग्नेंट है, वो बड़ी खुश होती है यार पहली बार मेरे घर में पुष्पा के बड़े भाई आए हैं, और उनको फिर इज्जत से खाना वाना देना, पानी पूछना, और वो इज्जत से बोलता है कि तुम भी मेरे फैमिली हो। और वो खुश होता है कि अगर पुष्पा नहीं होता तो मैं आज मुंह दिखाने लायक नहीं होता, नहीं तो मेरी बेटी जो है उसकी इज्जत लूट के मार भी देते। और उसकी पत्नी भी बड़े शुक्रिया अदा करती है, और वो फिर उसको बोलता है कि भाभी वैसे कुछ गलती वगैरह हो गई, और खूब उसको बोलता है कि हम लोग एक ही परिवार में, और अब मैं भी मर जाता अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता, और ये सब जो हुआ है वो पुष्पा की वजह से हुआ है, और हम एक परिवार है, आपको मेरी बेटी की शादी में आना पड़ेगा। उसके बाद से वो शादी का कार्ड दिखाता है जिसमें कि पुष्पराज का नाम लिखा हुआ है, और यानी कि बड़े खुश होते हैं, यानी कि उसको इतनी पुष्पा को दे दी जो कि उसको नालायक समझता था। ये देखने के बाद पुष्पा बड़ा इमोशनल हो जाता है, रोता है कि यार कि मैं तो एक तरह से भाई ने उसको इज्जत दी है और भाई ने इतनी रेस्पेक्ट दी है उसके नाम लिखने के बाद। वो बड़ा खुश होता है और रोता है, इमोशनल हो जाता है वो।
सभी लोग फिर शादी का वो होती है, शादी का टाइम हो जाए एक तरीके से दिखाते हैं, मंडप का सीन दिखाते हैं, सब लोग मेहमान वगैरह आ रहे हैं, सब लोग, पुष्पा भी यहाँ आता है कि भैया ये मेरी फैमिली है, मेरी भतीजी की शादी वादी है। अपनी माँ को भी लेकर आता है बड़े चौड़ा होकर इज्जत के साथ कि मेरे भाई की, उसका भाई भी देखता कि यार फिर बड़े मतलब इमोशनल सीन है, और बड़े खुश हो गए, एक दूसरे गले वगैरह मिलते हैं कि भाई हाँ भाई भाई है। वो भी उसको भी बोलते हैं कि तू भी मेरी जो है बहू है, हमारे होने वाला जो है संतान। तो ये सब देखने के बाद बड़ा खुश होते हैं और काफ़ी अच्छा दिखाते हैं। और उसकी भतीजी होती है, वो दौड़ कर जाती है कि मेरे जो चाचा हैं वो मेरे से मिलने के लिए हैं। अब दूसरे वाले सीन में दिखा जाता है कि वहाँ पर जो अध्यक्ष है, नेता है, वो बोलता है कि मेरे पूरे 2 खानदान थे, मेरे भाई को भी मार दिया, मेरे भतीजे को भी मार दिया, अब उसको बुला कर लाऊं। यानी कि एक सस्पेंस थ्रिलर फिर बन गया है कि ये नेता बोलता है कि उसको बुलाए, वो अभी तक आया नहीं है। तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं यार कौन नहीं आया। तभी वहां पर ना गिफ्ट आता है, वहां पे फूलों का गिफ्ट आता है। फूलों का गिफ्ट होने के बाद वो बोलता है कि उस फूल यानी कि आ चुका है वो। फिर वहां पे एक सीन दिखाते हैं कि एक शैतान का एक थोड़ा सा वो होता है, एक लोहे का शैतान की मूर्ति होती है फूलों के बीच में। उसके बाद से यहाँ पर सभी लोग खुश हो रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को हाय हेलो बोल रहे हैं। और तभी इनकी हैप्पी फैमिली, जितने भी पूरे परिवार होते हैं, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। और दूर खड़ा हुआ वही बंदा होता है जो नेता बोलता है कि वो आया नहीं, वो यही बंदा है। और वो फूलों का जो टोकरा होता है वो उनकी शादी में पहुंचा देता है, और दूर से वो बटन दबाता है। तो जो लोग फोटो खिंचवा रहे थे पुष्पा की शादी में, तो उस टेंट में एक धमाका होता है। यानी कि दूर से सीन दिखाया जाता है कि कोई बंदा है जिसने बटन दबाया और उसने पूरे टेंट में धमाका कर दिया, और फिल्म जो होती है यहीं खत्म हो जाती है। और पुष्पा 3 को दिखाया, यानी कि मूवी 3 भी आएगी, कहने का मतलब है मूवी 3 भी आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी में।